So 6.023 into 10 to the power of 23 wheat grains we have. ठीक है. So we will say that you have given we are given that 10 की power 10 grains है ना are distributed in second. So distributed in 1 second. In 1 second. तो फिर 6.023 into 10 to the power of 23 grains. How much second is distributed in how much second? 1 by 10 to the power of 10 into 6.023 into 10 to the power of 23 seconds. So this much second will take to distribute the 6.023 into 10 to the power of 23. Right? Wheat. Now you tell me that, can you convert the seconds into minutes? Yes, sir. How will you convert the second into minutes? Divide by 60. So you will divide by 60 na? Into 10 to the power of 23 divided by 10 to the power 10 in this much seconds. So you can say in this much, in 1 minute it will be this much. In 1 hour it will be this much. Yes. In 24 hours, that is 1 day, it will be this much. In 1 year, that is 365 days, it will be this much. So this much time it will take to distribute this much wheat grains. Everybody got it, no? Sir, I'm getting answer Yes. around 10 raised Yes, to sir. 6 years. So, Yes, we are getting the answer 10 to the power of 6, no? Years, approx. yes. Okay, tell me. In the answer which you've given, it's written 10 to the power 8. No, it is 10 to the power of 6. 0.9. 1.9, na? Into 10 to the power of 6 approx. So it's coming 1.09 to 10 to the power 6. 1.09 into 10 to the power of 6. It is written approx. ठीक है, उसको कैलकुलेट करके चेक कर लो, जितना आएगा वही आंसर है अपना. अगर तुम बोलो तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ. I will just check with the calculator ना, क्योंकि it may be possible कि उन्होंने चेक कैलकुलेटर से किया होगा. और तुमने कैसे किया, कैलकुलेटर से या वैसे किया? 10, 10, 11, 12. इसको 12 से कैंसिल कर देते, तो 10 की पावर 11 बचेगा. इसको कैंसिल कर देता हूँ. So what I got is 10 की पावर 11 divided by 6 into 24 into 365. That is what we get. है ना? तो मैं इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ एक बार. तब तक आप मुझे दूसरा क्वेश्चन बता सकते हैं. Sir, how to calculate such things like without using calculator? विदाउट कैलकुलेटर? ये तो भाई तुम 11th क्लास में आ गए भैया. बोलो, आज तक अपन कैलकुलेशन ही तो सीखते आए हैं 10th क्लास तक. इसके अलावा और क्या सीखा बताओ अपन ने? भाई मैं तो जब पढ़ता था तब तो मैं यही सीखता था बस, ये कैलकुलेशन कैसे करना है. चलो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है. अभी 1 मिनट में मतलब एग्जैक्ट आंसर चेक कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे करना है. 365 divided by 365. My answer is coming 1.9 into 10 to the power of 1, 2, 3, 4, 5. So 1.9 into 10 to the power of 5 into minus 5 into 10 की power 11. So it is 1.9 into 10 की power 6 आ रहा है मेरा आंसर. लो भाई, इतना आ रहा है आंसर, है ना? ये आ रहा है मेरा आंसर. तो अब
तुमने कहा सर ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसी चीजों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैलकुलेट करो ना, आप इसको 100 लेके आओ, डिवाइड बाय 6 करो, बाद में 24 कर लो, 24 ले लो और 365 ले लो। पहले इसको कैंसिल कर लो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, तो ये 96 जाएगा है, 4 टाइम जाएगा तो इट विल बी 96। 96 होगा तो 4 पॉइंट, और 4 आएगा तो 4.1 के आसपास आएगा। तो अपन इसको कर लेते हैं 4.1 और फिर 24 होगा, फिर मैं इसको 6 से कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये 3 और ये 2.05 ऐसे कुछ कर लेता हूँ, 2.05। अब मेरे पास 3 आए तो 2/3 इज 0.75, तो 0.75 का मतलब हो गया कि 0.78 के आसपास लेके मैं 365 कर लेता हूँ, और 10 की पावर में 100 लेके आया था 9 है। मैं इसको 780 बना लेता हूँ, इसको 780 बनाऊंगा तो 10 की पावर 3 और कम हो गया, 365 हो गया। 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 6 आएगा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर 1 पॉइंट आएगा, 365 जाएगा, इससे 365 माइनस करता हूँ। अगर मैं 365 और 365 करता तो मेरे पास आता दैट इज अराउंड 7.2 के आसपास आ गया मेरा आंसर, क्योंकि 2 टाइम्स जा रहा है ऑलमोस्ट, तो नियरली इट विल बी इक्वल टू 2 into 10 की पावर 6। लो भाई इतना आंसर आ रहा है मेरे पास, नियरली इट इज 2 into 10 की पावर 6। ये मैनुअल कैलकुलेशन हो गया। तो इसमें अपन मैनुअल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, दिस इज मैनुअल कैलकुलेशन। तो आप करो, नियरली वो जा रहा है अपने पास 2 टाइम्स, तो अपन बता देंगे भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2/3 किया था ना, ये थोड़ा ज्यादा था, मुझे कम करना चाहिए था। मतलब 2/3 का मतलब होता है 0.75, 2/3 होता तो 0.7, 2/3 होता तो 0.66 होता, मैंने थोड़ा सा ये वैल्यू बढ़ा था, तो 0.66 था तो थोड़ा सा बड़ा था, मैंने बढ़ाया, तो बढ़ाने के लिए मुझे 0.7 के आसपास रखना चाहिए था, और 0.7 थोड़ा ज्यादा, तो ये 700 के आसपास है, तो मतलब नियरली फिर भी 2 के आसपास अपना आंसर आ रहा है। आप कैलकुलेशन करो ऐसे। तो आपको ये कैलकुलेशन पूरा 10th क्लास से अपन यही तो कैलकुलेट करते हैं, एक तो यूनिटरी मेथड, दूसरा कैलकुलेशन, इसके अलावा अपन ने पूरा मतलब किया क्या, यही तो करते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो मैनुअली, क्या बात है, बताओ दूसरा। So question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं अपन। बाकी लोग म्यूट करके रखेंगे, वो आवाज ना आए, मतलब वो राइट ना, वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है अपन को फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। वी आर गिवन द मिलीग्राम्स, अगर अपन को मिलीग्राम गिवन है, तो अगर अपन को मिलीग्राम गिवन है तो अपन बोल सकते हैं ऐसे, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन 7 मिलीग्राम। तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो एक बात है, कार्बन 14 अपन को गिवन है और एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो अपन को एक बात पता है भाई कि ये होता है मास नंबर, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये होता है प्रोटॉन। तो मैं लिखूंगा दैट इज 14 ना, 14 विल बी इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और प्रोटॉन इज इक्वल टू मुझे गिवन है दैट इज इक्वल टू 6, देयरफॉर न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 8। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात करोगे तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मच टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। तो अपन कहेंगे भाई 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन में अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो वेट इन ग्राम इज गिवन टू अस, इज गिवन। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो पहले, इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, क्योंकि वो एटम है। तो अपन लिखेंगे इसमें कितना गिवन है, मास 7 गिवन है ना, तो अपन कहेंगे 7 मिलीग्राम, जबकि हमको कैलकुलेट क्या करना होता है ग्राम में, तो मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो और डिवाइड कर लो किससे, एटॉमिक मास 14 से। ये आपका आ गया, आपके पास ये 1/2 आ गया, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 into 10 to the power of -3 मोल्स। अभी मोल्स से नंबर ऑफ कार्बन 14 कैलकुलेट करता हूँ, कार्बन 14 एटम्स, नंबर कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल्स से, बाय मल्टीप्लाइंग बाय
एवोगैड्रो नंबर। तो लो भाई आपके पास आ गया। आप क्या कैलकुलेट करना है तो अपन देंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। अब देखो मेरे पास कार्बन 14 एटम्स जितने हैं और एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास गिवन है तुमको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले न्यूट्रॉन देख लेते हैं कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू Na, ये आ गया मेरे पास, इंटू 8, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। अब मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हमें पहले से पता होगा, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ठीक है, आपको ग्राम में कैलकुलेट करना है या केजी में कैलकुलेट करना है, अपन देख लेंगे। अगर ग्राम लिखना है तो आप इसको 24 कर लो, इसको 24 करोगे तो मुझे इसको ग्राम करना पड़ेगा। तो चलो ग्राम में लिख लेते हैं। लो भाई, आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं और आपको मास कैलकुलेट करना है उसका। कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर लिख लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23 इंटू कितना आ रहा है ये 1.67, 1.675 इंटू 10⁻⁻24। अगर अपन देखें तो 1.66 इज 1 बाय एवोगैड्रो नंबर, 1.66 is 1.66 into 10⁻⁻24 is 1 by एवोगैड्रो नंबर। तो अपन चाहें तो ये पूरा कैंसिलेशन कर सकते हैं। लो भाई मेरा आंसर, ये मेरा आंसर 4 into 10⁻⁻। बोलो सर क्वेश्चन में दिया है कि 1 न्यूट्रॉन का हम अज्यूम कर रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम की इतना। हाँ तो इतना ही तो होता ही हाइड्रोजन का मास, इतना ही तो होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। So this will be given 1.65. नहीं, एवोगैड्रो नंबर होता है ना, वो तो बाद में, मतलब अपन को क्यों देंगे ये आपको 1.675। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना इसके बाद, तो उसमें तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके अलावा कैसे, उसके बगैर कैसे पढ़ पाएंगे, वो तो गिवन ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Okay, sir. ये अपन को पता होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि व्हाट आई अज्यूम कि भाई, मतलब ठीक है बच्चों को पता होगा यार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 31 kg, बिकॉज जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनको पता होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है ना, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 27 kg। उसको केजी में लिखा तो इसको भी केजी में लिख देता हूँ, और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा ही हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये लो भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसलिए उसने लिखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। सो इसलिए उसने लिखा कि अज्यूम कर लो कि दोनों का मास एक जैसा है। नाउ यू टेल मी, ठीक है ना, अब बताओ और कोई क्वेश्चन है? फोर्थ का Second, क्वेश्चन समझा था, फोर्थ का, कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ वाला क्वेश्चन समझा दें। क्वेश्चन है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन 35 ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन। देख भाई, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम। ये अपने ग्राम एटॉमिक मास में सीखा, और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे गिवन है 1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन एटम, देन नंबर ऑफ मोल्स
of silicon will be weight in grams divided by atomic weight. लेकिन अगर मुझे गिवन है 1 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन, then number of moles will be equal to moles of silicon will be equal to 1. दोनों के लिखने में डिफरेंस है. इसमें 1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन गिवन है, इसमें 1 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन. दोनों के लिखने में डिफरेंस. ये लास्ट टाइम भी पूछा था किसी ने, मैंने कार्बन से समझाया. राइट ना? हाँ सर. बोलो, अब किसी और को कोई डाउट है? मतलब उसमें फोर्थ वाले में अपन को 35 मोल्स ऑफ सिलिकॉन आ जाएगा. अब बोल बेटा. और किसी को कोई डाउट नहीं क्वेश्चन में? सर वो बोलो. सर सेकंड में डाउट था. सेकंड में द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम इज दिस मच, द एक्चुअल वेट इज, तो ग्राम में लिख लो ना उसको, क्या प्रॉब्लम है? द एक्चुअल वेट into 1.66 करना. और क्या भाई, आपको पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.66 into 10 to the power of -24. ये होता है. तो बताओ 238 AMU कितना होगा? अगर 1 AMU इतना होता है तो 238 AMU कितना होगा? बताओ. बोलो. AMU तो अपन ने क्लास में पढ़ा होगा. हाँ सर, Yes. मल्टीप्लाई करने का. ठीक है. 230 to 1.66 into 10 to the minus 20. बिल्कुल बिल्कुल. अब बताओ भाई, ये ग्राम में पूछा था बच्चे पास. ये तो तुमने क्लास में प्रूव भी किया था ना, वैसे 1 बाय एवोगैड्रो नंबर होता है. सब्जेक्टिव में कोई डाउट नहीं? और सर क्वेश्चन नंबर 9. सर 11th वाला मैंने करने के लिए नहीं दिया था, मैंने 10th तक दिया था. अपन लोग गिवन है 9th वाला बोल रहे हैं. तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में ना, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेटल इज गिवन टू मी. तो डेंसिटी ऑफ मर्करी अपन को गिवन है. मर्करी मतलब Hg उसका सिंबल होता है 13.6, राइट ना? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है भाई. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ मेटल? ठीक है भाई. वॉल्यूम ऑफ द मेटल कितना है? मेटल इज इक्वल टू होता है 1 लीटर गिवन है. अब देख, अपन को वॉल्यूम गिवन है, अपन को डेंसिटी गिवन है, तो क्या मास कैलकुलेट कर सकते हो तुम? अपन को वॉल्यूम Yes. गिवन है, अपन को डेंसिटी गिवन है, तो क्या मास कैलकुलेट कर सकते हो तुम? यस सर. कैसे कैलकुलेट करोगे? डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू, D into V volume. है ना? तो मास विल बी इक्वल टू 13.6 ग्राम. तो मास अपन को मिलेगा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज 1, तो अपने पास आ गया 13.6 ग्राम. अब इसमें क्या होगा, तुम क्या गलती कर रहे होगे कि भाई यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, और यहाँ वॉल्यूम कितना गिवन है? लीटर्स. तो मुझे किस में कन्वर्ट करना चाहिए? ml में. तो फिर यहाँ जो तुम लिख रहे होगे ना 13.6, वो गड़बड़ कर रहे हो. आपको यूनिट चेक करना चाहिए, तो आपके पास आंसर करेक्ट जरूर आएगा. तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13600 ग्राम है आपके पास. इतना ग्राम है. अब क्या करेंगे अपन? क्या करना था अपन को? मोल्स बताने थे. अगर आपके पास वेट इन ग्राम है तो आप मोल्स बता सकते हो. बता सकते हैं ना? Yes sir. Divide by molecular. बिल्कुल. डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो लिख दो 3600 डिवाइड बाय 200. ले भाई, तेरा आंसर आ गया. अब बताओ. सर बोलो. आपने जो फोटोज दिए थे उन
सब में 20 या 26 तक क्वेश्चन दिए थे, तो फिर मैंने 20 तक सॉल्व किए क्वेश्चन। लेकिन बेटा देख, अगर मैं मान लो पेज नंबर 1 ही तुम्हें देता तो पेज नंबर 2 तो मुझे देना ही पड़ता। ऑब्जेक्टिव 1 से कहां से शुरू करता कि मतलब ऊपर वाला पेज कट करके फिर तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव भेजने थे। मैंने क्लास में जो होमवर्क लिखा था वो करना था अपन को सारे क्वेश्चन थोड़ी कर देने थे कि सर ने जो भेजे हैं सारे कर दो। मैंने इसलिए जब क्लास छोड़ा था तब मैंने ऐसे लिखा था, मुझे याद। अब सब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन ये लिखा था मैंने, वीडियो वो देख लेना तुम। अच्छा है ना, रिकॉर्डिंग होती है, मुझे पता है, प्रूफ भी दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 और ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा लिखा था ऐसे, क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 50 ऐसे लिखा था मैंने। तो अब तुमने सॉल्व किया है तो बाकी तुम्हें बताऊंगा तो बाकी बच्चे कहेंगे सर मुझे नहीं बताओगे फिर, तो फिर बताना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन वेट करते हैं। अब आगे बताओ, ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट है? अप टू क्वेश्चन नंबर 15 ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट है तो बताओ, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अभी जो सब्जेक्टिव में आपने देखा ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं था जो मैंने आपको नहीं बताया। तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझसे पूछ सकते हो। बताओ भाई क्या करना है अपन को? 7th वाला। 7th वाला पहले मतलब सब लोग ना, मतलब जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना है वो म्यूट कर ले, क्योंकि घर के बर्तन की आवाज आती है, मुझे लगता है कि वो तो मेरे घर से आ रही है। ठीक है, तो सब लोग भाई मतलब वो कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है अपन से, ठीक है भाई, अपन क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में था एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। मेरे पास ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, एक का एटॉमिक वेट है 40 यूनिट और दूसरे का 80 यूनिट। ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल का मास है, यूनिट लिखा हुआ तो 1 एटम का मास है, चलेगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा। x ग्राम ऑफ ए, तो भाई ये तो ए के 1 एटम का मास था, अगर ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल का मास है, तुम सबको पता है। इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम्स, how many atoms are present in 2x gram of A B? तो अपन क्या करेंगे यार, x ग्राम इसका लिया और कह रहा है 2x इसका, कुछ तो रिलेशन होगा फिर तो, है ना। तो पहले वो ये कह रहा है कि x ग्राम ऑफ A कंटेन y एटम, तो पहले ले लेते हैं इसके कितने एटम्स। तो देख भाई इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो x डिवाइडेड बाय 40 x by 40 है ना, is equals to y. और एटम्स अपन से पूछ रहा है इसके एटम कितने हो जाएंगे, तो x by 40 इंटू Na। अब वो इसको लिख रहा है इक्वल टू y कि x ग्राम ऑफ A कंटेन इतने एटम्स, तो अपन ने एटम लिख लिए। चलो भाई ठीक है, बोल रहे ना अपन से x ग्राम ऑफ A कंटेन y एटम्स, तो अपन ने मोल्स कैलकुलेट करके एटम्स बना लिए, सबको बनाना आता है। अब कह रहा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस, तो इसके एटम बताने 2x ग्राम में, तो भाई इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 2x डिवाइडेड बाय 80 बताना है हमको। तो एटम्स कितने हो गए, तो अपन कहेंगे भाई ये तो मोल्स है, इनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2x डिवाइड बाय 80 इनटू Na हो गया, तो अपन इसको कैंसिल करके 40 लिखते हैं। तो अपन कहेंगे यार ये तो वही नंबर आ गया जो मतलब इसमें था, इतना ही हो गया ना, मतलब इसके भी y एटम, क्योंकि y का वैल्यू अपन को ये दे रखा था उसने कि भाई x ग्राम में इतने जितने एटम्स होते हैं x ग्राम में उनको आप y एज्यूम करना। तो बताओ इसके 2x में कितने एटम्स होंगे, तो इक्वल आ, तो उसमें भी y होगा, तो आंसर अपना y हो जाएगा। भाई एटम तो कैलकुलेट करने थे अपन को। अच्छा देखो एक बात और है, तुम लोग ना थोड़ा सा क्वेश्चन को एक चार्ट, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लिखो पेपर पे, और पेपर पे लिख के आप सॉल्व करने की कोशिश करो कि यार उसने एटम कहा है, चलो एटम कैलकुलेट कर देते हैं, चलो इसके एटम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि इनिशियली आपको क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। और 10th और 11th में बहुत डिफरेंस होता है, और पेपर भी नहीं दिए तुमने, इसलिए अपने मजे हो गए। तो अपन क्या करेंगे ना, वरना पेपर देते हो तो क्या ना टेंशन बहुत होती है, हमारा दिमाग चलता है टेंशन से। तो इस बार पेपर नहीं होने की वजह से ना, हमें भी पता है कि बच्चों ने पेपर नहीं दिए ना इनके दिमाग मतलब उतना नहीं ओपन हो पाया जितना होना चाहिए। तो सभी के साथ एक जैसा होगा, जितने भी तुम्हारे साथ वाले हैं तो सभी के साथ ऐसे। अच्छा और फिर क्या है कि एक आध चैप्टर, एक दो चैप्टर क्या होता है ना, वो ट्यूनिंग बनने में लगता है। और जैसे ट्यूनिंग बनता है ना, फिर आप अपने आप धीरे धीरे अच्छा ऐसे सोचना होता है, सर ऐसे बोलते हैं,
ऐसे लिखना होता है, क्योंकि आज तक हमें बताया नहीं ना कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया कैसे राउंड ऑफ करके फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा बताओ 15 से पहले और कोई क्वेश्चन बताना है? सर एक बार 6th करके बताना। एक बार सर, क्या? अब देख, एक ही बार बताऊंगा, 2 बार तो वैसे भी मैं नहीं बता दूंगा भैया। ठीक है, चल देखते हैं ना। तो 6 चलेगा चलेगा। 6 के अलावा और कोई क्वेश्चन है? सर 15th चलेगा, और सर 5th चलेगा, और बस? 11th ठीक है, एंड 13th। 13। और किसी को कोई डाउट है तो बता देना, किसी को कोई डाउट नहीं। क्या मैं वो सीक्वेंस में बता देता हूँ, इसलिए मैंने लिख लिया उसको। अच्छा बता, मेरे पास गिवन है 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 1 mole. तो 1 मोल ऑफ सोडियम, और सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब उसके एटॉमिक मास के बराबर उसका मास के बराबर। कितना लिखूं उसका एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम? 23. 20। 23। 3. तो उसका एटॉमिक मास लिख दो, अपना आंसर आ गया भाई, वही तो पूछा है तुमसे। ठीक है ना, तो बी अपना आंसर आ गया। फिर तुमने 6 को एक बार करने के लिए कहा था, अभी करके दिखाता हूं, देखो। अब ग्राम एटम और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम एंड 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे अपन तो ठीक होगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन दिस मच एटम, ओके। द एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4, वो भी सही है। इट फॉलोज दैट द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में द वेट इन ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ एटम, इसमें नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो वेट इन ग्राम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना होगा भाई? 1 1 by by 4. 1/4। चलो 1/4 क्यों किया? वो एटॉमिक मास से डिवाइड किया। ठीक है, तो एटम्स कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल्स अगर हैं into Na. लो भाई, ये तो खुद ही बता दिया आपने कि भाई Na डिवाइड बाय 4 इज द आंसर। तो Na/4 लिख देते हैं, और Na कितना गिवन है अपन को? 6 × 10⁻23। एंड 3/2 है 1.5, मतलब अब कैलकुलेट नहीं कर। मेरे ख्याल से सब बना। अब मैं 11th क्वेश्चन, 11th वाले में मुझे गिवन है the total number of protons, electrons and neutrons in 12 ग्राम ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सब्जेक्टिव, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सब्जेक्टिव। यस सर। तो क्या तुम इसमें कैलकुलेट कर सकते हो? Yes. कर सकते हैं। तो पहले मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि भाई मेरे पास कितने कार्बन एटम हैं, और फिर उस कार्बन एटम में जितने मेरे पास कार्बन एटम होंगे, तो एक कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 18 है। तो जितने कार्बन एटम होंगे 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये सब इतने प्रेजेंट है मेरे पास। तो कितना गिवन है अपन को? मास ऑफ कार्बन, मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। वेट इन ग्राम है, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, कितना गिवन है वेट इन ग्राम? 12. 12 ग्राम है, तो 1 मोल हो गया।
तो फिर एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स? Na 6.2. लो भाई Na के बराबर हो गए। आपके पास इतने एटम्स हैं और एक एटम में 18 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या करूं? Multiply. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन गिवन एटम्स इज इक्वल टू 18। तो अपन मल्टीप्लाई कर लें Na से, अपना आंसर आ गया। Yes. तो 6.023 इंटू 18 करके और अपना आंसर बता देना। बोलो तो मैं कर देता Okay, हूँ, तो तुम कर लेना। 11th के बाद आपने मुझसे 13th पूछा है। भाई अभी सब लोग म्यूट करके रखो। 11th के बाद आपने मुझसे 13 बना के रखा होगा कि भाई 13 पूछे। तुम मुझे बता सकते हो 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम? 1 mole. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। और अगर मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O गिवन है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? 1 mole. 1 divided by. मॉलिक्यूल्स। तो आपको जैसे ग्राम एटम लिख रहे हो ऐसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा। अगर आप ऐसे लिखते ना 1 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो मैं कहता अच्छा मेरे पास 1 ग्राम है, मोल्स के लिए मुझे 1 बाय मॉलिक्यूल वेट करना, लेकिन वो तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास 1 ग्राम आयन ऑफ Al3 प्लस है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस? 18 gram divided by molecule. Atom. 1 मोल ऑफ Al3 प्लस। अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता है 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस आयंस, तो मैं ऐसे लिखता हूं 1/27। अगर राइट, फिर मैं ऐसे लिखता हूं तो अब तुम मुझे ये बताओ, मुझे क्वेश्चन में कैसे गिवन है? मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है ये बताओ। 1 gram iron. 1 ग्राम आयन को मैं कितने मोल्स आयन समझूं? 1 mole. 1 तो mole. मुझे 1 मोल गिवन है, तो चल देखते हैं 13 वाले। 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम, 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 1 मोल। ठीक है भाई। Na एवोगाड्रो नंबर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या बताना है? मुझे चार्ज ऑन बताना है कि भाई इसमें कितना चार्ज। ठीक है, तो चार्ज मुझे किस में गिवन है? कूलम में बताना है। तो ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ मेरे पास कितने एल्यूमिनियम आए। सो 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम है। अब मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैंने थोड़ा और समझाया। ये बात को ध्यान दो ना थोड़ा, मतलब ऐसे जो लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इज इक्वल टू 1 मोल। देयरफॉर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल है, तो एवोगाड्रो के नंबर के बराबर आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। अब एक एल्यूमिनियम आयन पे कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव। तो इतने एल्यूमिनियम आयन पे कितना चार्ज होगा बताओ भाई। भाई एक एल्यूमिनियम आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज, तो जो टोटल एल्यूमिनियम आयन मेरे पास है वो Na के बराबर है, तो उनमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज on given Al3 plus is equal to 3 into 1 by Na.
और एक चार्ज को आपको एक ई से रिप्रेजेंट करना है, तो 3 चार्ज को मैं 3 ई से रिप्रेजेंट करूंगा। दैट इज द आंसर। एक चार्ज वो लिखा है ना ब्रैकेट में, बिल्कुल, दैट एवोगाड्रो नंबर इज Na और E इज द चार्ज। बोलो भाई, आपको बस ये जैसे सोडियम है, तो सोडियम में ई चार्ज होता, अगर मैग्नीशियम होता तो 2E चार्ज होता, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एल्यूमिनियम है तो 3E चार्ज होगा, अगर सिलिकॉन है तो 4E चार्ज होगा। तो ऐसे अपन ई चार्जेस लिख सकते हैं। Sir, 1 gram of aluminium 3 plus ions is equal to 1 mole of aluminium 3 plus ions क्यों लिया? 1 ग्राम मोल्स ऑफ 1 ग्राम अपन को गिवन था ना ऐसे। भाई सीधी सीधी बात है, अपन को जो गिवन था क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या गिवन है तुमको? अपन को क्वेश्चन में ये गिवन है, वैसे 1 ग्राम लिख दिया था मैंने, 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम की वैल्यू। तो बोलो इसको क्या लिखो? 1 मोल एल्यूमिनियम आयन ना, बोलो भाई। यस सर। तो अगर 1 मोल एल्यूमिनियम आयन का मतलब कितने नंबर है एल्यूमिनियम आयन के आपके पास? नंबर कितना होगा? तो नंबर कितना होगा? 1 तो अपन कहेंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर। पक्का ना? सबको समझ में आया यहां तक? यस सर। अब अगर मेरे पास इतना नंबर, कितने एल्यूमिनियम आयन्स हैं? इतने एल्यूमिनियम आयन्स है मेरे पास, और एक एल्यूमिनियम आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3E के बराबर चार्ज है। तो बताओ इतने पे कितना चार्ज है? अगर एक एल्यूमिनियम आयन पे 3 प्लस दिख रहा है, मतलब 3E चार्ज है, तो इतने एल्यूमिनियम आयन पे कितना चार्ज होगा टोटल? तो 3 से मल्टीप्लाई 23। करेंगे ना अपन? यस सर। मैंने किया। अब अगर आपको डाउट है तो बताओ, बोलो, किसी को डाउट है तो। सर हम्म सर 9th के टेक्स्ट बुक में एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6.023 क्यों लिया है? क्योंकि वो 2 एग्जैक्ट नहीं होता, वो 2 के बाद वाला नंबर भी होता है, उसको 3 कर देते हैं, राउंड ऑफ करके। ओके सर। मैं तो सारे ही कैलकुलेशन में ये यूज करने वाला हूं। पूछ रहे थे ना तुम लोग कैलकुलेशन कैसे करोगे जल्दी, मैं तो ये यूज करने वाला हूँ, उस पार्ट को छोड़ ही दूंगा, तो 2 का भी छोड़ दूंगा मैं। इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा? इतना टाइम है कहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ओके सर। ठीक है ना बेटा? तो ये समझ में आ गया अपन को। Yes, अब sir. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 वाले में अपन को गिवन है द आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ C12 एंड C14 इज गिवन टू। ठीक है भाई, इसका मतलब ये कह रहा है अपन से कि देख भाई, मेरे पास कार्बन 12 होता है, मेरे पास कार्बन 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ये 98% होता है और ये 2% होता है, बिल्कुल ये 2% होता है। अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप इन 12 ग्राम। ठीक है, मुझे टोटल मास ऑफ सैंपल गिवन है, मैं इसको बता देता हूँ। द टोटल मास ऑफ सैंपल इज गिवन। Total mass of sample will be equal to 12 grams.
तो मैं क्या कहूंगा भाई, सैंपल मतलब इसका 12 ग्राम गिवन है ना, इन दोनों का मिला के। हाँ, दैट इज अ सैंपल ऑफ मास, उसी को तो कहते हैं सैंपल ऑफ मास। तो फिर इसका कितना ग्राम होगा, क्योंकि इसमें पूछा है अपन से क्वेश्चन, अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप इन द 12 ग्राम ऑफ सैंपल। तो कार्बन 14 मतलब अपन से पूछा है कि बताओ इसके कितने एटम होंगे इन कार्बन 14, कार्बन 14 के 12 ग्राम ऑफ सैंपल। तो ठीक है, तो मास इसी का कैलकुलेट करते हैं, इसी के मोल्स कैलकुलेट करेंगे और इसी का नंबर बता। तो ठीक है, इसका मास कितना होगा, अब ये तो दोनों का मिला के ना, तो मास ऑफ कार्बन 14 इन द सैंपल कितना है, तो अपन कहेंगे सैंपल के मास का 2% ले लो, आ गया, दैट इज 0.24, इतना ग्राम है अपने पास कार्बन 14 इन द सैंपल। अब क्या तुम वेट इन ग्राम से नंबर कैलकुलेट कर सकते हो? into n. ये तो वेट इन ग्राम होता है। अभी अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्या होता है Given नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम था ना, molecule atom. एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो अपन को कितना जब है 0.24 डिवाइडेड बाय 14 उसका एटॉमिक मास है। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे प्रोटॉन के, इस पर से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो भाई आंसर आ गया, एन से मल्टीप्लाई कर दो। किसी को डाउट है तो बोलो। बोलो, किसी No को doubt, डाउट है तो, किसी को डाउट नहीं? नो सर। चलो भाई ठीक है, तो ये 15 तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क होगा अप टू क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 24 एंड सब्जेक्टिव 21। नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क होगा ऑब्जेक्टिव 24 क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 24 एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करोगे ना, क्योंकि एक साथ देंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना। अभी तुमको काफी सारी चीजें पता चल गई कि यार मतलब यार ये नया यही तो दिया था अपन को कि सैंपल 12 ग्राम है और टोटल मास ऑफ सैंपल 12 ग्राम है, उसमें 2% कार्बन 14 है। कार्बन 14 के नंबर पूछे तो इसका मास कैलकुलेट कर लो, इसका वेट आ गया तो सर ने बताया तो है सीधा सीधा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन। है ना, अगर मुझे इसका वेट पता चल जाए जो कि अपन को 0.24 पता चल गया था, 0.24 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय एन, लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। सब तो बता रखे हैं, बस हमें थोड़ा सा लिख के देखना है कि यार मुझे मतलब आया कि नहीं आया, लिख के देखना कंपलसरी होगा, ठीक है ना। वो एक चीज होती है जो अपन को चेक करना। तो नेक्स्ट टाइम का होमवर्क आपको पता है क्या है, अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा गैसेस के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा गैसेस के बारे में पढ़ूंगा और गैसियस स्टेट पूरा एक चैप्टर होगा जो बाद में आएगा। अभी हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जिससे कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सके, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन विदाउट नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता। सो हमें सारा का सारा कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स से करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में कभी कोई कैलकुलेशन विदाउट नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा, तो बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स से डील करना होता है। तो चलो देखते हैं। अब अपन थोड़ा सा गैसेस के बारे में, चैप्टर गैसियस स्टेट पूरा एक बड़ा चैप्टर है। आपने AP3 का एक भी लेक्चर ये नहीं किया, अपलोड नहीं किया। किसका? अरे AP3 बैच का एक भी लेक्चर अपलोड नहीं किया आपने। AP3 का एक भी लेक्चर सर अपलोडेड नहीं दिख रहा है। नहीं, सारे हो रहे हैं। तुम लोगों को एक भी लेक्चर नहीं मिला क्या अब तक AP3 का? केमिस्ट्री का
हाँ, केमिस्ट्री का एक भी लेक्चर नहीं दिख रहा अपन को अतर? नो सर। नहीं सर, एक भी लेक्चर नहीं दिख- अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने तो सारे लेक्चर अपन ने अपलोड किए हैं, AP2 में तो नहीं कर दिए, मैं चेक कर लिया। सर प्लेलिस्ट में AP3 केमिस्ट्री का फोल्डर ही नहीं है। चलो कर देंगे, छोड़ो मतलब मैं देख लें। ओके सर। ठीक है बेटा, good. नहीं वो नहीं है, मैंने देख लिया, चेक कर लिया मैंने उसमें जाके। बट पहले मैंने मतलब उसको अपलोड करवाया था, क्योंकि इसलिए मैंने कहा, इतने कॉन्फिडेंस से मैंने कहा कि हाँ किया हुआ है। आज मैं सारा लेक्चर अपलोड कर दूंगा। वैसे मैंने तुमसे कहा था कि आप चाहो तो AP2 के लेक्चर्स भी देख सकते हो या AP1 के भी लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो आज मैं अपलोड करवा दूंगा सारे लेक्चर जितने भी हैं। ओके सर। अपन क्या करेंगे गैसेस के लिए, वी नो दैट gases do not have definite shape and volume and shape, but they have definite mass. They have mass. ये अपन को पता है कि उनमें मास तो होता है ना, दे हैव डेफिनेट मास, बिकॉज इवन अगर अपन चेक करेंगे तो कुकिंग सिलेंडर जो घर में होता है ना, वो खाली होता है तो अपन बड़े जल्दी से उठा लेते हैं, लेकिन अगर भरा हुआ होता है तो अपन उसे नहीं उठा पाते। सो दे हैव डेफिनेट मास बट नॉट द डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम वही होगा जिस वेसल का वो प्रेजेंट है, गैसेस का शेप वही होगा जिस टाइप के शेप में, जिस जो शेप उस वेसल का होगा। अगर वो सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल होगा, क्यूबिकल है तो क्यूबिकल होगा। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने पास गैस जो है एक बड़े कंटेनर में है और एक छोटे कंटेनर में है। अगर मान लो मैंने इसमें 2 मोल्स गैस फिल किया, तो मैं कहूंगा व्हाट इज द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 1 लीटर, तो मैं कहूंगा 2 मोल्स का वॉल्यूम 1 लीटर है, बिकॉज वेसल का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई किस वेसल में वो प्रेजेंट है, अपन उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम बता देंगे। और अगर मान लो इसमें 0.1 मोल गैस है और इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर, तो मैं कहूंगा 0.1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम जो होगा वो 10 लीटर ही होगा। मतलब गैस का वॉल्यूम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द वेसल, उसका वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम ऑफ द वेसल होगा, टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर ऑफ द वेसल होगा। सो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैस कितने बड़े कंटेनर में है या कितना छोटा कंटेनर में है, जो भी वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, जो भी शेप ऑफ वेसल होगा वही गैस का शेप होगा। इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस वॉल्यूम में या किस शेप में प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, सॉलिड का तो अपना वॉल्यूम होगा, सॉलिड है तो तुमको पता है सिलिंड्रिकल, ठीक है ना, बट दे हैव डेफिनेट मास, उनका मास होता है। तो विल से दैट कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर की। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की बात कर लेते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है, थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल जाएगा। सॉलिड लिक्विड गैस है तो अपन मैटर की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं थोड़ा सा, और समझने में थोड़ा अपन को इजी होगा। तो जैसे अपन कहेंगे भाई, अपन ने लिखा कि इसमें ना, तो विल राइट दैट डेंसिटी,
तो अपन को पता है डेंसिटी ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंपाउंड का कोई एक पर्टिकुलर, जैसे CO2 अपन कहेंगे अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी गैसेस से, क्योंकि गैसेस में तो पार्टिकल काफी दूर होते हैं। तो अपन कहेंगे इसमें डेंसिटी, अगर डेंसिटी होगी सॉलिड की तो हाई होती है, इनकी मॉडरेट होती है, और इनका डेंसिटी लो होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे अपन पार्टिकल्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स। तो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स की बात करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स, तो मैं कहूंगा यहाँ सॉलिड में तो काफी क्लोज होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी लो, इसमें मॉडरेट आएगा, और इसमें अपन कहेंगे हाई होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें तो ज्यादा डेंसिटी है, क्योंकि ज्यादा क्लोज में होगा। Thought we can write that. Compressibility. देख भाई, अपन सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता। लिक्विड को थोड़ा नेग्लिजिबल हो सकता है, क्योंकि लिक्विड मिक्स करने से, लिक्विड जैसे हीट करेंगे तो कभी कभी लिक्विड एक्सपैंड होता है, वी नो दैट, वो नेग्लिजिबल एक्सपैंड होता है, बट होता है क्योंकि फोर्सेस उनके वीक पड़ते हैं। तो अपन कहेंगे इसमें नेग्लिजिबल होगा अगर कंप्रेसिबिलिटी होगी, लेकिन दे आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे बैलून होता है ना, अपन उसको कंप्रेस करके उसका शेप चेंज कर लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो अपन कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी, देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी, इसमें नेग्लिजिबल क्या बोल सकते हैं अपन, इसमें अपन कहेंगे वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, राइट। अब अपन बात करते हैं जैसे थर्मल एनर्जी की बात। अब थर्मल एनर्जी मतलब किसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। अगर अपन ये अज्यूम करें कि मेरे पास एक सॉलिड है, जैसे मान लो अपन ने कहा कि भाई CO2 की बात कर रहे थे, तो अगर CO2 को सॉलिड में रखना है तो टेम्परेचर काफी कम होना चाहिए, लिक्विड में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ा, और लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करोगे तो और भी ज्यादा टेम्परेचर। इसका मतलब है किसी भी अगर अपन मैटर की बात करेंगे तो सॉलिड्स में उनकी थर्मल एनर्जी लो होती है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर है उनके पास, तभी तो उनके पार्टिकल क्लोजली आके पैक्ड है। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होगा, सो इट विल बी हाई, बट थर्मल एनर्जी गैसियस स्टेट में काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल्स को गैसियस स्टेट में रखना है तो उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए रिलेटिव टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होगा तो अबव बॉइलिंग पॉइंट ही कन्वर्ट होगा। Yes. तो अपन बोल सकते हैं दैट इज डेंसिटी, थर्मल एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस टाइप के कुछ कुछ अपन को, मतलब अब मैं ये नहीं लिखने वाला, शेप की बात करें तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड हैव एंड गैसेस विल हैव द शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द वेसल। भाई अपन लिक्विड को इसमें भरेंगे तो इसी का शेप हो जाएगा, बड़े ग्लास में भरेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, टब में भरेंगे तो टब का शेप हो जाएगा। सेम फॉर गैसेस, वो आपने पहले ही लिख दिया, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम बट दे हैव डेफिनेट मास। ऑब्वियसली बात है उनमें मास होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि मतलब अगर हम कुकिंग सिलेंडर जैसे मोस्टली अपन कॉमनली, मतलब सभी को पता होता है, उसको अगर फिल्ड है तो उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। The measurable properties, the primary, मतलब fundamental measurable properties of gases. The measurable properties of gases are pressure, volume, temperature, and number of moles. These are the measurable properties of gases. और भी गैसेस के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, बिकॉज गैसेस को भी अपन मतलब जनरली वो फ्लो, जो भी फ्लो कर सकता है, दे आर राइट ना, वी से दैट अमॉर्फस कंपाउंड।
तो गैसेस को भी अपन गैसेस भी फ्लो करते हैं, जैसे विंड फ्लो करता है, तो और भी होते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट है, विस्कोसिटी है, लाइक दैट। लेकिन केमिस्ट्री में हमको वो सब नहीं पढ़ना, हमको तो केमिस्ट्री में मतलब सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अभी नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, तो अपन ने नंबर ऑफ मोल्स पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए अपन इस पार्ट को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स जो भी तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, अपन को वो नंबर ऑफ मोल्स के तरीके पता हों। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, और इनमें से इन चारों प्रॉपर्टीज में से किसी दो में रिलेशन बनाएंगे और दो को कांस्टेंट रखेंगे तो विल गेट डिफरेंट गैस लॉस, राइट? सो among the four properties, that is properties, if we make the relation between two, if we make relation between any two, keeping the other two constant, the other two constant, we get gas loss. We get different gas loss. Gas loss. तो अपन को डिफरेंट गैस लॉस अपन बता सकते हैं। तो उसमें अपन को डिफरेंट गैस लॉस में अपन को थोड़ा सा पढ़ना होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इस टाइप से अपन को थोड़ा गैस लॉस में तो पढ़ना होता है। We get the different gas. तो बिफोर स्टार्टिंग द गैस लॉस लेट अस हैव, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट और नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। वी ऑल नो दैट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स तो एक फ्रैक्शन होता है, उसके कोई यूनिट, और जितने भी फ्रैक्शन है उनके यूनिट हो ही नहीं सकते, राइट ना, बिकॉज वो तो यूनिट तो कैंसिल हो जाता है फ्रैक्शन में हमेशा। ठीक है, तो एक बार अपन छोटा सा इनके यूनिट्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन देखते हैं गैस लॉस। अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो वी कैन राइट दैट, प्रेशर का यूनिट चेक कर लेते हैं। प्रेशर का यूनिट का अपन सबको पता है, इट इज एटमॉस्फेयर। जनरली अपन एटमॉस्फेयर में, सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है, क्योंकि और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली हम बैरोमीटर से कैलकुलेट करते हैं, और बैरोमीटर में मरकरी को यूज करते हैं, तो वहां पर हाइट से अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो अपन लिखते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये अपन 1 एटमॉस्फेयर को 760 टॉर में भी लिख सकते हैं। टॉर भी होता है, मतलब 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर बता सकते हैं, या फिर इसको अपन 101,325 पास्कल लिख सकते हैं, 325 पास्कल लिख सकते हैं। दिस इज MKS यूनिट ऑफ प्रेशर, ये MKS यूनिट ऑफ प्रेशर है। इसको अपन ऐसा यूनिट कहेंगे बिकॉज व्हाट वी से दैट, कि जो भी MKS यूनिट्स है ना, वो सारे के सारे ऐसा यूनिट ही थे। पहले अपन ऐसा यूनिट पढ़ते थे, बाद में अपन ने उन्हीं सारे के सारे ऐसा यूनिट को MKS यूनिट में ले लिया। मैं इसको 1 एटमॉस्फेयर को ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, अब एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में अपन ATM जैसे लिखते हैं, अपन को पता है ना, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325। अच्छा, ये तो बिल्कुल वही नंबर है पास्कल वाला, लेकिन ये बैरोमेट्रिक प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड 1.01325 बार, दैट इज कॉल्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो ये बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर जो आपको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, दैट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज में वॉल्यूम का यूनिट क्या लेंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स। 1 डेसीमीटर क्यूब, सो मैं इसको डेसीमीटर क्यूब है, DM इज इक्वल टू डेसीमीटर,
डेसीमीटर होता है डीएम। सो डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू दैट इज 1 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1। अपन कभी कभी क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखते हैं, सेंटीमीटर भी लिखते हैं, दैट इज 1 सीसी लिखते हैं अपन। ये सी क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सीसी एंड दैट इज इक्वल टू 1 ml। तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो या सीसी लिखा हो या ml लिखा हो, हमारे लिए सब इक्वल है। मिलीमीटर क्यूब अपन को पता है 1 mm क्यूब कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन को पता है भाई, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर क्यूब, ऐसे बता सकते हैं। पर वो स्केल में अपन को पता है 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन। अगर अपन टेम्परेचर की बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन। और केल्विन को लिखना है अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड जनरली टेम्परेचर, क्योंकि हम मोस्टली डिग्री सेंटीग्रेड से डील करते हैं, तो केल्विन अगर हमें लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड मुझे गिवन है तो हमें सिर्फ उसमें 273 ऐड करना होता है, तो अपन को केल्विन में पता चल जाएगा। तो अगर मुझे 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है तो 273 ऐड करके मैं उसको 298 केल्विन लिख दूंगा। दैट इज हाउ वी राइट द टेम्परेचर। टेम्परेचर में एक और रिलेशन होता है बट उसको हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अपन लिख लेते हैं कि भाई ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ़ारेनहाइट। उसको अपन F से डिनोट करते हैं फ़ारेनहाइट को। तो फ़ारेनहाइट जनरली जैसे बॉडी टेम्परेचर वगैरह है, वैसे तो बॉडी टेम्परेचर अपन को पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या आप उसे 98 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। अपन आजकल ज्यादा सुनते हैं कि भाई आपका बुखार 98 है, मतलब बॉडी टेम्परेचर के बराबर। लेकिन अगर आप 101 हो गया तो बहुत ज्यादा बुखार है, 102 हो गया तो बहुत ज्यादा है, तो लाइक दैट वी यूज्ड टू हियर दैट वर्ड फ़ारेनहाइट। तो इसका भी इंटर कन्वर्जन अपन लिख सकते हैं। इंटर कन्वर्जन इज, अगर मुझे डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है तो डिवाइड बाय 5 विल बी इक्वल टू F माइनस 32, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे अपन डिवाइड बाय। तो अपन डिग्री सेंटीग्रेड अगर मुझे गिवन है तो मैं उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फ़ारेनहाइट गिवन है तो डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे मोस्टली मतलब मैं 5F is equals to 9. नहीं, I was saying in simple equation 5F is equals to 9C plus 160. हाँ, जो भी मतलब आपको करना है फिर लिख सकते हैं। वैसे तो मुझे मतलब फॉर्मूला भी याद नहीं रहता, मैं तो कन्वर्जन जब मुझे करना होता है, मुझे पता है मेरी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 98 फ़ारेनहाइट रहा था, तो मैं उसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर 37 98 है तो बाकी कितना होगा, जो गिवन होगा उसको फ़ारेनहाइट में कितना उसी से कर देता हूँ। अच्छा, है ना। लेकिन अगर फॉर्मूला पता है तो और भी अच्छी बात है ना, अपन को ठीक है ना। हो सकता है फॉर्मूला ही पूछे तो क्वेश्चन में, फिर क्या करेंगे, फिर बच जाएंगे, इसलिए अपन को फॉर्मूला पता। चलिए, अब नंबर ऑफ मोल्स बताने की जरूरत नहीं मुझे, राइट ना। नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट तो होता नहीं, इसलिए यूनिट बताने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा अपन नोट करके फ़ारेनहाइट याद रखेंगे, लेकिन टेम्परेचर हमेशा अपन केल्विन में यूज करेंगे। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा पार्ट अपन गैसियस स्टेट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। अभी अपन को नंबर ऑफ मोल्स से डील करना है, तो इसलिए थोड़ा सा अपन को इन सब टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो एमकेएस यूनिट में अपन को पता है ये एमकेएस यूनिट होगा, मीटर क्यूब। ये इसके लिए कोई ऐसा यूनिट या एमकेएस यूनिट दोनों मिल गई है, क्योंकि ये केल्विन नहीं होगा। प्रेशर का एमकेएस यूनिट पास्कल होता है। वॉल्यूम के लिए ऑब्वियसली बात आप बोल ही रहे हो मीटर, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड्स।
सो मीटर को ही लेना पड़ेगा MKS यूनिट और बाकी तुमको पता है। अब अपन गैस लॉस की बात करते हैं। तो जितने भी गैस लॉस है उसको अपन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल से बनाते हैं ना। जितने भी गैस लॉस है उन सबको अपन कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल से बनाते हैं अपन। तो अब जैसे अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी हुआ है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन P एंड B, यू नो दैट, अपन कहते हैं। और उसमें अगर P और B का रिलेशन है तो ये कांस्टेंट है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले लिख देता हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस बार डेफिनेशन में लिख देता हूँ, बाकी के लिए मैं डेफिनेशन आपसे मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप लिख लेना, जो बड़ा इजी होगा। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय the volume occupied by fixed mole of gas। अब आपने fixed mole करके n को भी कांस्टेंट कर दिया। fixed mole of gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas। Inversely proportional to the pressure exerted by the gas। To the pressure exerted by gas। To the pressure exerted by gas। ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब आप मुझे ये बता रहे हो कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर exerted by the gas at constant temperature and number of moles। अब कांस्टेंट टेम्परेचर लिखेंगे क्योंकि फिक्स्ड मोल ऑफ गैस तो आपने बता ही दिया, तो मैं इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लेता हूं। सो V will be equal to K by P कर लेता हूं, वेरी वेल, K will be the constant, K is constant। अगर K कांस्टेंट होगा तो मैं लिख सकता हूं PV will be equal to constant, राइट ना, PV is equal to constant। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा अपने लिए, अपन कहेंगे। और PV अगर कांस्टेंट रहेगा तो अपन कहेंगे देखो भाई P1 V1 is equal to P2 V2। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है फॉर अ फिक्स्ड मोल ऑफ गैस, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो देख लेते हैं क्या होता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई देखो, अगर मेरे पास एक गैस है और उस गैस में अपन कहेंगे भाई देखो मेरे पास ऐसे एक पिस्टन लगा रखा है, बबल पिस्टन। एक अपन सिलेंडर ले लेते हैं, ऐसे एक वेसल ले लिया मैंने, इसमें 2 मोल्स ऑफ गैस। इसमें इनिशियल वॉल्यूम मुझे गिवन था 5 लीटर। तो 5 लीटर्स वॉल्यूम गिवन है मुझे और उसमें 2 मोल्स ऑफ गैस है। एट प्रेशर इसमें गैस का गिवन है मुझे, प्रेशर इज इक्वल टू सपोज 3 एटमॉस्फेयर है। मुझसे कहा गया ऑन कंप्रेशन, अगर मैं इसका कंप्रेशन करता हूं, ऑन कंप्रेशन ऑफ गैस, आप गैस का कंप्रेशन करो और इसमें सपोज करते हैं अपन कि कंप्रेशन करके मैं वॉल्यूम को बना लेता हूं 2 लीटर। मैं कंप्रेशन करके वॉल्यूम को बना लेता हूं 2 लीटर। ये मेरे पास वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। तो इस वॉल्यूम को मैं V1 ले लेता हूं, इस वॉल्यूम को मैं V2 ले लेता हूं और इस प्रेशर को मैं P1 ले लेता हूं। तो मैं कहूंगा इसमें 2 मोल्स ऑफ गैस जो है, अपन सबको पता है, मैंने आपको बताया था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम ऑफ द वेसल क्या है। जितना गैस उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसका वॉल्यूम वेसल का वॉल्यूम। तो बताओ, अपन कहेंगे अगर मैंने इसको 5 लीटर को कंप्रेस करके 2 लीटर बना दिया तो प्रेशर बताओ कितना हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अपन को एक बात पता है, अगर आप कंप्रेस करोगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर आप तो फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट विल रिमेन, वो प्रोडक्ट इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो भाई अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो अपन कहेंगे कि अगर इसमें से इसको बढ़ाओगे तो मैं इसको कम कर दूंगा, अगर इसको कम करोगे तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। मुझे पता है कि जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो प्रेशर कम रहा होगा, जब आप वॉल्यूम को कम कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर वहां बढ़ जाना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, इस लॉ का मतलब यह है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉर अ फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस अगर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो फिर वहां पर लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो के बराबर रहेगा, ये भी और ये भी। तो P1 मुझे गिवन था, V1 मुझे 5 लीटर गिवन है, P1 मुझे 3 गिवन है। आपने P2 को, आपने वॉल्यूम को कितना कर दिया 2, आपने P2 को कैलकुलेट करना है, तो मैं P2 कैलकुलेट कर लूंगा, दैट इज 15/2, सो दैट इज इक्वल टू प्रेशर इज 7.5 ये आपका प्रेशर आ गया। मतलब इनिशियली जो प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर था 5 लीटर में, जब मैंने इसे कंप्रेस किया तो ये प्रेशर बढ़ गया। आप अगर देखोगे तो यहाँ से साफ साफ अपन को दिख रहा है, अगर आप वॉल्यूम को हाफ कर देते मतलब 2.5 लीटर लिखते तो मैं इसको कितना लिख देता 6। अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे, अगर आप वॉल्यूम को हाफ करते तो मैं प्रेशर को डबल कर देता। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि भाई वॉल्यूम को अपन ने हाफ से भी छोटा मतलब 2.5 से भी छोटा किया, तो प्रेशर भी अपन ने डबल से थोड़ा ज्यादा बढ़ाया, तो 7.5 हो गया। हम कैलकुलेशन से बता सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ वी कैन डू द कैलकुलेशंस। तो ठीक है, विल से दैट फ्रॉम दिस लॉ वी आर एबल टू राइट दैट कि अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा। दैट इज व्हाट। दूसरा लॉ अपन चेक कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ, द अनदर लॉ। चार्ल्स लॉ में अपन क्या करेंगे, विल मेक अ रिलेशन बिटवीन चार्ल्स लॉ में there is a relation between volume and temperature, तो प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा फॉर फिक्स्ड मोल ऑफ गैस। तो डेफिनेशंस हमें बस ये पता होना चाहिए कि आप किसके बीच में किस लॉ ने किसके बीच में रिलेशन दिया था। तो यहां पर अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करूंगा तो फिर इस केस में कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर। तो अपन कहेंगे द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय फिक्स्ड मोल ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to the temperature of the gas. Temperature of the gas, so of gas मतलब इस केस में आप मुझे बता रहे हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to the temperature of the gas. That is what you are thinking. So at constant pressure, the volume occupied by fixed mole of a gas is directly proportional to the temperature. That is the definition what you have given. ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन लिख लेते हैं V is equal to K dash into T, where K dash is constant. तो अपन ने कहा भाई ठीक है, मैं इसको V upon T is equal to K लिख लेता हूँ, that's the constant. ये इक्वेशन है अपने का, तो अपन लिख लेंगे V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. मतलब V और T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो अपन इसी में चेक कर लेते हैं। अगर अपन को मान लो ऐसे गिवन है और एक इसमें भी डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं, तो सबको पता है भाई कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सबको पता है कि अगर हम ये वेसल है अपने पास, ये 1 मोल ऑफ गैस है, ये मुझे गिवन है, वी आर टेकिंग एग्जांपल। ये वॉल्यूम मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 लीटर्स। ये पिस्टन है जो लगा रखा है अपन ने। अब अगर मान लो मैं इसका टेम्परेचर
इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन सबको पता है on increasing the temperature the kinetic energy of particle increases। अगर अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अंदर जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। So kinetic energy increases. So on increasing the temperature, the kinetic energy increases. So the pressure increases. Pressure increases. Thus, अपन क्या करेंगे? To keep the pressure constant, तो हमें तो pressure को constant रखना है। So to keep the pressure constant, you increase the volume. Increase the volume of vessel. Increase volume of vessel. तो अपन क्या करेंगे इसमें कि भाई अपन वॉल्यूम बढ़ा देंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था, मैंने इसमें फाइनल टेम्परेचर कर दिया सपोज 57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन क्या कहेंगे, अगर आप फाइनल टेम्परेचर 57 करोगे तो इसमें पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इनके बीच में कोलाइजन बढ़ेगा, अगर इनके बीच में कोलाइजन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए अपन को, प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। वो अपन ने बॉयल्स लॉ में चेक कर लिया। तो अपन क्या करेंगे, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ठीक है, इसमें 1 मोल ऑफ गैस है। अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपने सपोज 5 लीटर कर दिया बढ़ा के। तो बताओ फिर इसमें टेम्परेचर कितना होगा। तो फाइनल टेम्परेचर अपन ने ये किया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ाना होगा, किसी एक पार्ट को ही कैलकुलेट करेंगे अपन। तो अपन कहेंगे भाई ये V2 है। तो बताओ T इज इक्वल टू, अगर T2 57 डिग्री सेंटीग्रेड है तो V2 कितना होगा। तो ये तो V1 हो गया, ये अपने लिए T1 हो गया। तो चलो देख लेते हैं फिर, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो अगर आपके पास वॉल्यूम था कितना इनिशियली 2 लीटर्स और टेम्परेचर था 27 मतलब 300 केल्विन, आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मैं टेम्परेचर को जब आप 330 करोगे तो वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा सो दैट की प्रेशर कांस्टेंट रहे। मतलब प्रेशर को कांस्टेंट, ये रेशियो अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो अपन कहेंगे अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो अपन को ये बताना पड़ेगा कि प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे तो आपको वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा। लिख लेते हैं भाई, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास आएगा V2 विल बी इक्वल टू 2 into 33 डिवाइडेड बाय 30। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 10/11 आ गया अपने पास। तो ये आ गया अपने पास 2 कितना हो जाएगा 0.22 लीटर्स ना। सो दैट इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 10। तो अपन कहेंगे 2.2 लो भाई, अपन ने वॉल्यूम बता दिया कि आपको कितना वॉल्यूम करना पड़ेगा, 2.2 लीटर बनाना पड़ेगा। तो फिर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। दिस इज अबाउट द चार्ल्स लॉ। ये आपका चार्ल्स लॉ है, राइट। अब इनको पता है कैसे पढ़ना है चार्ल्स लॉ और कैसे बताना है चार्ल्स लॉ। सो दैट इज अबाउट द चार्ल्स लॉ। इस बात लिख लीजिए और आपको पता चल गया भाई कैसे हम क्यों क्या कर रहे हैं, वो आपको पता है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।